काफ़ी दूर निकल आने के बाद अचानक एक मौका पर डाकू दलेर सिंह ने न जाने क्या हरकत की कि घोड़ा दौड़ते दौड़ते रुका और फिर ज़ोर से हिनहिनाते हुए उलट हो गया। मैं इसकी चालाकी ना समझ सका और मेरा तवाज़न बिगड़ गया। मैं राइफल समेत नीचे आ रहा। मेरे गिरते ही दलेर सिंह ने घोड़े को एड़ लगा दी और तारीकी में गुम हो गया। मेरे लिए यही बहुत था कि मेरी इन खून आशाम लुटेरों से जान छूट गई है। मैं अब वीरान और सुनसान जंगल में तन्हा खड़ा था। राइफल मेरे पास थी। डाकुओं के दोबारा पलटने के डर से मैं एक बाल खाते हुए कच्चे रास्ते पर हो गया। आगे आबादी नजर आ रही थी। यह अनूपगढ़ था। एक चौकीदार की मुझ पर नजर पड़ी और फिर वो यकदम बखुद मुअद्दब होकर हैरत से बोला, रमेश साहब आप तो। मैं पहले तो चौंका, फिर मैं समझ गया वो मुझे इलाके का थानेदार रमेश ही समझ रहा था। मैंने भी यही बेहतर जाना कि इस पर यही जाहिर करूं कि मैं इंस्पेक्टर रमेश हूं। गोया इंस्पेक्टर रमेश इस इलाके में खासा मशहूर था। साहिब जी आप ज़रूर इस मूर्ख डाकू दलेर सिंह के ही पीछे गए होंगे, मगर आपके पुलिस अहलकार नज़र नहीं आ रहे। इसने मुअद्दब लहजे में कहा। इसके अंदाज़े गुफ्तगू से जाहिर होता था कि डाकू दलेर सिंह ने यहाँ अच्छी खासी दहशत फैला रखी है। बाबा मैंने डाकू दलेर सिंह की खुफिया कमीनगाह का पता चला लिया है। तुम एक काम करोगे? मैंने किसी ख्याल के तहत इससे कहा तो वो फ़ौरन आजी से बोला, हाँ हाँ थानेदार साहब हुक्म करो। देखो इस वक्त जोश और परेशानी से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने थोड़ी सी चढ़ा भी रखी है। तुम मुझे मेरी सरकारी रहाइशगाह तक ले जा सकते हो। मेरी बात पर वो पहले तो हैरान हुआ, मगर फिर अपना सर धनते हुए बोला, हाँ हाँ साहिब आओ मेरे साथ। मैं इसके साथ चल पड़ा। दूर कहीं आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी। इंस्पेक्टर रमेश कुमार की रहाइशगाह वहाँ से ज़्यादा दूर न थी। थाने की बाउंड्री वॉल अच्छी खासी बड़ी थी। इसके अंदर ही यानी थाने की इमारत के अकब में इंस्पेक्टर रमेश कुमार की रहाइशगाह थी। वहाँ पुलिस का सख्त पहरा था। मैंने चौकीदार को वापस जाने दिया। इसके बाद जैसे ही थाने की इमारत के अंदर दाखिल हुआ तो मुझ पर बैक वक्त रोशनियों का सैलाब उमड़ पड़ा, मगर दूसरे ही लम्हे खटाखट सलूट झाड़ने की आवाज़ें भी उभरी। रोशनियों के हाले हट गए। वो सारे इंडियन पुलिस अहलकार थे और मुझे इंस्पेक्टर रमेश कुमार ही समझ रहे थे। मैंने भी सरेदस्त यही मुनासिब समझा कि मैं अपनी असलियत इनके सामने आश्कार न होने दूँ। सर आप इस वक्त कहाँ गए हुए थे, और वो भी अकेले? हमें पता भी न चला। एक अहलकार ने हैरत से मगर बादब पूछा। हाँ मैं एक अहम मिशन पर गया था और मेरा खामोशी से निकलना ही ज़्यादा बेहतर था। सर अगर भगवान न करे वो कमीना जालिम दलेर सिंह, बस रहने दो अब इस बात को। मैं इसकी खुफिया कमीनगाह का पता चला आया हूँ। मैंने इसकी बात काट कर मुतानत आमेज जोश से कहा और वो महज सर हिला कर रह गया। इसके बाद मैं रहाइश के मेन गेट से होता हुआ अंदर दाखिल हुआ। फिर मरकज़ी दरवाजे पर लगी कॉल बेल पर उंगली रख दी। मैंने इंस्पेक्टर रमेश से मिलने का इरादा कर रखा था ताकि इसे जल्द अज जल्द डाकू दलेर सिंह की खुफिया कमीनगाह के बारे में आगाह कर सकूं। ज़रा देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने एक जवान औरत को देखकर मैं चौंक सा गया। मेरे चौंकने की वजह इसका खूबसूरत मगर आंसुओं से लबरेज चेहरा था। इसकी उम्र 30-35 से ज़्यादा न थी। रंगत साफ थी और चेहरा किताबी खूबरूई थी, बल्कि इस वक्त इसका शहाबी चेहरा आंसुओं से लबरेज था। मुझे देखकर वो जैसे अपना गम भूल कर बुरी तरह चौंकी। फिर इसकी बड़ी बड़ी झील ऐसी सुरंगी आंखें हैरत से फैल गईं। इस वक्त जहमत देने की माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसकी हैरत की वजह समझते हुए जल्दी से बोला, मुझे इंस्पेक्टर रमेश से मिलना है। इन्हें एक बहुत अहम और खुफिया नोयत की इतला देना है। अंदर आ जाएं। इसके लब कपकपाए और वह सिर्फ इतना ही कह पाई। फिर मुझे अंदर आने का रास्ता दिया और मैं गड़ाप से चौखट अबूर करके अंदर आ गया। आपका नाम? मेरे अंदर दाखिल होते ही इसने लुकनत ज़दा लहजे में पूछा और फिर मैंने अपना नाम गलत मलत यानी अशोक कुमार और मुझे अंदर ड्राइंग रूम में ले गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपकी सूरत मेरे पति रमेश से बहुत मिलती है। वो इतना ही कह पाई थी कि जाने किस बात पर इसका जी भरा है, और वो एक बार फिर फूट फूट कर रो दी। मैं परेशान सा हो गया और इससे रोने की वजह पूछी तो इसने पल्लू से अपने आंसू पूंछते हुए मुझे अपने साथ आने को कहा और उठकर एक कमरे की तरफ बढ़ी। तुअनो करहन मैं भी हैरानो परेशान सा उठकर इसके अकब में हो लिया। वो मुझे अपने बेडरूम में ले आई। सामने बड़े से आरामदेह बेड पर एक शख्स लेटा हुआ था। मैं इसे देखकर शशिद रह गया। हैरत अंगेज तौर पर इसकी शक्ल सूरत मुझसे मिलती थी। एक ज़रा रत्ती बराबर का भी फ़र्क न था, हत्ता कि कद काठ में भी ज़्यादा फ़र्क न था। मैं समझ गया था कि यही इंस्पेक्टर रमेश कुमार है और ये औरत इसकी बीवी। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये औरत रो क्यों रही है और मुझे यहाँ अपनी ख्वाबगाह में क्यों लाई है। ये मेरा पति इंस्पेक्टर रमेश कुमार है, औरत ने बिलाखिर रजीदा होंठों से कहा। मगर ये दिल का मरीज़ था। उन्हें अभी थोड़ी देर पहले ही दिल का दौरा पड़ा था और इनका देहांत हो गया है। इसने बमुश्किल अपने रिक्कत भरे लहजे में काबू पाते हुए बताया। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा।
मैंने फौरन आगे बढ़कर इंस्पेक्टर रमेश की लाश का बगौर मुआयना किया। इसकी नब्ज और सीने की धड़कन खामोश थी, आंखों की पुतलियां भी फैल चुकी थीं। वो वाकई मर चुका था। दिल का दौरा इसके लिए मौत का पैगाम साबित हुआ था। मैं अब परेशान और मुतफक्कर सा हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ, शायद तकदीर को यही मंजूर था। मैंने कलमिया अफसोस अदा किया। हाँ, ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे 2 छोटे बच्चों के अलावा इस पूरे गांव अनूपगढ़ के लिए भी एक सानिया है, बल्कि नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वो बोली। हाँ, आप दुरुस्त कह रही हैं, मैंने होले से मुतासफाना लहजे में कहा। मुझे मालूम है आपके पति एक बहादुर इंसान थे। वो ख़ास तौर पर डाकू दलेर सिंह की सरकोबी के लिए इस इलाके में ट्रांसफ़र किए हुए थे। हाँ, वो अपने आदर्श के पक्के थे। वो गमज़दा लहजे में बोली। सरकार ने जैसे ही डाकू दलेर सिंह की बढ़ती हुई खूनी वारदातों के बारे में सुना तो इनका तबादला यहाँ कर दिया। हालांकि इससे पहले मुतअद्दिद पुलिस अफसरों ने न सिर्फ अपना तबादला कैंसिल करवा लिया, बल्कि कुछ अफसर डाकू दलेर सिंह के गिरोह के हाथों मारे भी गए हैं। मेरे बहादुर पति को जैसे ही यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने बिला चून चढ़ा हुक्म की तामील कर डाली। डाकू दलेर सिंह ने इससे पहले अनूपगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी लूटमार का बाजार गर्म कर रखा था, मगर मेरे बहादुर पति ने यहाँ का चार्ज संभालते ही डाकू दलेर सिंह का नाटका बंद करके रख दिया था, जिससे इसकी खूनी वारदातों में कमी आ गई थी और गाँव वालों ने भी सुख का सांस लिया था। मगर मेरे बहादुर पति ने डाकू दलेर सिंह को हमेशा के लिए ख़त्म करने का पुख्ता इरादा कर रखा था। लेकिन अब डाकू दलेर सिंह की खूनी सरगर्मियों का आगाज़ दोबारा हो जाएगा। अनूपगढ़ पर जुल्म जबर के दोबारा स्याह अबर छा जाएंगे। वो इतना कहकर रो दी। मैं गुमसुम खड़ा रह गया। वो फिर रंधे हुए लहजे में बोली, मेरे दोनों बच्चे अपने पिता से बहुत मोहब्बत करते थे। इन बेचारों को अभी तक अपने यतीम होने का भी पता नहीं है। मुझे तो अभी ये सोच सोच कर होल आ रहा है कि विजय और पिंकी को जब इसका इल्म होगा तो इन मासूमों पर क्या बीतेगी। यह कहकर वो घुटी घुटी आवाज़ से रोने लगी। फिर शदीद गम के बायस इसे चक्कर आ गया। वो गिरने लगी तो मैंने इसे थाम लिया और ख्वाबगाह से निकाल कर दोबारा ड्राइंग रूम में आ गया और इसे एक सोफे पर आहिस्तगी से बिठा दिया। फिर करीब धरी पोर्टेबल पर रखे पानी से भरे जग को कांच के गिलास में उल्टा और इसे रमेश की बीवी के होंठों से लगा दिया। चंद घूंट भरने के बाद इसकी हालत कदरे संभली। मैं सामने के सोफे पर विराजमान हो गया और गहरी पुरसोच खामोशी में मुस्तगरक हो गया। अचानक वो औरत मुझे मुखातिब करके बोली, अशोक साहब, मैं अपने बहादुर पति के मिशन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। अगर आप इस आड़े और नाजुक वक्त में मेरा साथ दें तो न सिर्फ इससे दूसरे गरीब लोगों का भला होगा, बल्कि मेरे दोनों मासूम बच्चों को भी सहारा मिल जाएगा, वरना वो दोनों टूट कर रह जाएंगे। मैं इसकी बात पर चौंक कर इसका चेहरा तकने लगा। इसकी नमनाक आंखों में एक मासूम सी इल्तिजा थी। प्लीज़ अशोक साहब, आप मेरे आनजहानी पति का रूप धार लें। आप मेरे और मेरे गाँव वालों की मदद करें। आप ज़रूर मेरे बहादुर पति के एक अच्छे दोस्त होंगे, ज़रूर इन्हीं की तरह बहादुर भी होंगे। आप इंस्पेक्टर रमेश कुमार बन जाएं। बेशक आर्जी तौर पर ही सही, जब तक वो जालिम और खूनी डाकू दलेर सिंह का खात्मा न हो जाए, तब तक मैं भी अपने दोनों बच्चों विक्की और पिंकी को जहनी तौर पर आमादा कर लूँगी कि वो यतीम हो गए हैं। औरत ये कहकर फिर मारे रिक्कत के रो पड़ी। मैं इसकी बात सुनकर दम्बा खुद रह गया और सोचने लगा कि क्या मैं इंस्पेक्टर रमेश कुमार का किरदार निभा पाऊँगा। क्या इस तरह मैं अपने मिशन की भी तामील जारी रख सकूंगा। मगर जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मैं इस वक्त यहाँ पहुँचा हूँ। मुमकिन है इस खूनी डाकू दलेर सिंह की मौत मेरे ही हाथों लिखी हो, जिसने बेगुनाह और मासूम लोगों का जीना दोभर कर रखा है। फिर इस बदनसीब औरत के छोटे मासूम बच्चे भी थे जो यकीनन अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते होंगे और इसके कांधों पर खेलते होंगे। क्या बुरा था अगर मैं आर्जी तौर पर ही सही इंसानी भलाई की खातिर ये कदम उठा लूँ, मगर इसमें औरत की तरफ से भी कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो सकती थी या नहीं। बाहर तौर मैंने तकरीबन रजामंदी वाले अंदाज़ो लहजे में इससे कहा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम कमला है। इसने होले और पूरी उम्मीद लहजे में नाम बताया। देखिए कमला साहिबा, मैं सिर्फ इस खूनी डाकू दलेर सिंह को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए आपकी बात मानने को तैयार हूँ। और रही बात आपके दोनों बच्चों की, मैं कोशिश करूँगा कि आर्जी तौर पर ही सही मैं इनसे मानूस हो सकूँ। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि आपकी अनजहानी पति रमेश कुमार की लाश का क्या किया जाए। इसके देहांत होने की बात राज में कैसे रखी जाए। मेरी बात पर पहली बार इसके गमनाक चेहरे पर खुशी की रमक उभरी। वो बिला शुबा बड़े हौसले वाली औरत थी। बाहर तौर वो बोली, अशोक साहब आप इसकी चिंता न करें, मेरा भाई नरेंद्र सब संभाल लेगा। मैं इसे एतमाद में लेकर सारी बात समझा दूंगी। बाज़ औक़ात इंसान की भलाई की खातिर कुछ कड़वे फैसले भी करना पड़ते हैं। मुझे अपने अनजहानी पति का मजबूरन इस तरह भी क्रियाक्रम करना पड़ेगा। बस आप इंस्पेक्टर रमेश कुमार का रूप धार लें। मैं आपको अपने पति के अंदाज़ो अतवार वगैरह के बारे में भी रहनुमाई किए देती हूँ। किस्सा को कमला ने अपने भाई नरेंद्र लाल के साथ निहायत राजदारी बरतते हुए
सारे मामलात खुश असलूबी से निपटा लिए थे। इसने इस वक्त फ़ोन करके शहर से अपने भाई नरेंद्र लाल को बुलवा लिया था। वो लाश का राजदारी से क्रियाक्रम करने के लिए इंस्पेक्टर रमेश कुमार की लाश ले गया था। इसके बाद कमला ने मुझे आनजहानी पति इंस्पेक्टर रमेश कुमार के अंदाज़ो अतवार और तरीक़ा तख़ातुब अंदाज़ गुफ्तगू के बारे में समझा दिया था। इसके दोनों बच्चे विजय और पिंकी बहुत प्यारे थे और मुझे इन मासूमों पर भी तरस आने लगा था, जो बेचारी इतनी सी उम्र में यतीम हो चुके थे। विजय की उम्र सिर्फ 6-7 साल के करीब ही रही थी और इसकी बहन पिंकी सिर्फ 1-1.5 साल ही इससे छोटी थी। वो दोनों मासूम मुझे ही अपना बाप समझे हुए थे। इनकी मुझसे मोहब्बत और उनसीयत से अंदाज़ा होता था कि वो अपने मरहूब बाप से बहुत प्यार करते थे। वो मुझे पप्पा पप्पा कहते नहीं थकते थे। नाश्ते की टेबल पर जब मुझे पप्पा कहकर मुखातिब करते तो बेख्तियार इनकी बदनसीब माँ कमला की आंखें गम नहा से भीग जाती और वो बेचारी अपना आंसुओं भरा चेहरा छुपा कर उठ कर चली जाती। बहर तौर मैं इंस्पेक्टर रमेश कुमार की वर्दी में सीधा थाने पहुँचा और पुलिस की भारी खेप लेकर खूनी डाकू दलेर सिंह की कमीनगाह की तरफ रवाना हो गया। डाकू दलेर सिंह की जब मैंने भी बर्बरियत की दास्तानें सुनी तो खुद मेरे अंदर भी इस मूजी को नाबूद करने का जज्बा बेदार हो गया। हमने डाकू दलेर सिंह की खुफिया कमीनगाह पर रेड की, मगर वो इससे पहले ही अपने गिरोह समेत मफरूर हो चुका था। मैं इसकी वजह जानता था, मगर मैं अब पीछे नहीं हटना चाहता था। मैंने डाकू दलेर सिंह के पीछे मुखबर लगा रखे थे। इंस्पेक्टर रमेश कुमार के बहरूप में मुझे चंद दिन ही हुए थे, मगर इसका मतलब ये न था कि मैं अपने असल मिशन से हट गया था। इंस्पेक्टर रमेश कुमार का बहरूप भरने का मुझे और फ़ायदा भी हुआ था, वो ये कि मुझे इस तरह तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था और मैं अब बआसानी अपने असल मिशन की भी तकमील कर सकता था। लेकिन इससे पहले मैं डाकू दलेर सिंह का किस्सा निपटाना चाहता था। एक रोज़ मुझे इतला मिली कि डाकू दलेर सिंह के गिरोह ने अनूपगढ़ से तकरीबन 15 मील दूर एक गांव में हमला करके कई बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतार दिया है और लूट मार भी की है। मैंने इसी वक्त पुलिस फोर्स ली और मज़कूरा गांव की तरफ आंधी तूफान की तरह रवाना हो गया। वहां पहुंचने पर लोगों ने मुझे डाकू दलेर सिंह के फरार होने वाले रास्ते से आगाह किया। मैं पुलिस फोर्स समेत मज़कूरा सिमत रवाना हो गया। जल्द ही हमने एक छदरे जंगल में इस गिरोह को जान लिया और बड़ा घुमसान करन पड़ा। यूं ही दलेर सिंह का गिरोह पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर होने लगा तो मैं डाकू दलेर सिंह को छापने के लिए इसके ताक़ुब में रवाना हो गया। मेरे पास इंडियन सरकारी जीप थी। मेरे साथ 4 अदद खाकी वर्दी में पुलिस के आदमी थे। मैंने दलेर सिंह की तलाशी में जंगल का कोना कोना छान मारा, मगर वो छलावा फरार होने में कामयाब हो गया। बहर तौर मुझे इस ऑपरेशन में इस कदर तो कामयाबी हुई थी कि इसके गिरोह के आधे से ज़्यादा साथियों को जहन्नम वासिल कर दिया था और बाकी जो ज़ख्मी या जिंदा बचे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गाँव के मासूम लोग मेरी इतनी कामयाबी पर भी बहुत खुश हुए थे। कमला भी खुश थी। बेशक डाकू दलेर सिंह अभी पकड़ा तो नहीं गया था, मगर गिरोह का शिराजा ज़रूर बिखर चुका था। मुझे आज अपने इस फैसले पर खुशी हो रही थी कि मैंने आपका इंतखाब गलत नहीं किया। एक रोज़ शाम की चाय पीने के दौरान कमला ने खुश होकर मुझसे कहा। मैं कोशिश किया करता था कि इससे कम बातें करूं, इसलिए मैंने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया था। ताहम मुख्तसरन बोला, मैं बहुत जल्द डाकू दलेर सिंह का भी खात्मा करके ही रहूँगा। चाय पीने के बाद मैं खुद को विजय और पिंकी में मशगूल कर लिया करता था। इस दौरान मैंने एक बात महसूस की थी कि कमला मुझे कभी कभी गहरी और सोचती हुई निगाहों से देखा करती थी। अगर एक औरत मर्द की निगाहों का मफहूम फ़ौरन जान लेने की सलाहियत रखती है तो मर्द भी ये सलाहियत रखता है कि बसा औकात वो एक जवान औरत की मखसूस हालात में गहरी सोचती निगाहों का मतलब जान सके। वो मुझे अशोक नामी हिंदू ही समझे हुए थी, जबकि मैं मुसलमान था। अगर इसके दिल में कोई चोर था तो ये इसकी भूल थी। मैंने बहरहाल अपना दामन बचा रखा था। कसूर कमला का न था, मैं इस पर बदकार औरत का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। वो यकीनन मेरे चेहरे में अपने आंजहानी शोहर रमेश कुमार का चेहरा देख रही थी। इस पर मुतज़ाद मेरी सूरत भी रमेश से हैरत अंगेज़ तौर पर मुमासलत रखती थी। अगर वो मेरे बारे ऐसे चोर ख्यालात अपने दिल में रखती थी तो वो एक फितरी अमर था। इसमें इसे बुरा समझने की कोई बात न थी। हम दोनों के मज़हब जुदा थे और सबसे अहम बात यह कि मैं अपने वतन की बका की खातिर यहाँ एक ख़ास मिशन पर आया था। यही सबब था कि मैं कमला से कतराने की कोशिश किया करता था। अलबत्ता दिखावे की खातिर मुझे मजबूरन इसके साथ साथ रहना पड़ता था। मेरा ख्याल था कि मेरी बेरुखी और बेइतनाई से कमला मायूस होकर बिलाखिर मेरे ख्याल अपने दिल से निकाल देगी, लेकिन ऐसा न था। इसके अंदर मज़ीद सरकशी उतर आई। एक रोज़ तो हद ही हो गई। मैं बच्चों के साथ सोया करता था। जब वो सो जाते तो मैं अपने कमरे में आ जाता था, जहाँ मैं तन्हा सोता था। इस वक्त भी जब विजय और पिंकी सो गए तो मैं अपने कमरे में आकर बेड पर दराज हो गया। मैं अपने ख्यालात में खोया हुआ था कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने कमला खड़ी थी।
इसके चेहरे के तासुरात अजीबो गरीब से हो रहे थे। अगर मैं इसे अंदर आने के लिए रास्ता देता और कई कदम पीछे न हट जाता तो वो किसी अंदरूनी चोर जज्बे से मगलूब होकर मुझसे लिपट जाती, क्योंकि इसके अंदर दाखिल होने का अंदाज ही ऐसा था। तुम मुझसे क्यों दूर भागते हो, बताओ मुझे, वो अजीब हैजान खेज लहजे में बोली। तुम मेरे पति का दूसरा जन्म हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम ही मेरे पति रमेश हो। इस पर अजीब सी कैफियत सवार थी। आंखों में डूबने का समंजर पैदा हो रहा था। मुझे इससे अब इखलाकी तौर पर खौफ महसूस हो रहा था। फिर वो बेइख्तियार आगे बढ़कर मुझसे लिपट गई। मैं बुरी तरह बौखला गया। वो मुझे चूमने लगी। मैंने इसे परे धकेल दिया तो वो फिर भी बाज न आई और दोबारा मेरी तरफ लपकी। मैंने इसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। वो बेइख्तियार रोती हुई मेरे कमरे से निकल गई। मेरा ख्याल था कि अगले दिन वो मुझसे अपने पागलपने पर माफ़ी मांगेगी, मगर ऐसा न हुआ। जब दोनों बच्चे स्कूल चले गए तो मेरे गले का हार बनते हुए ठिठुलाकर बोली, तुम कितनी ही बेइतनाई बरतो मुझसे। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरी तरफ मतवज्जा करने पर मजबूर कर ही डालेगी। अब तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मुझे गहरी तशवीश ने आन लिया था। मैंने अब संजीदगी से इस मसले पर गौर करना शुरू कर दिया कि मैं इसे अपने बारे में कम अज़ कम अपनी हकीकत तो बता ही दूँगी। मैं एक हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ। शायद इस तरह वो मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे। बिलाखिर मैंने एक दिन तंग आकर इसे ये हकीकत बता दी कि मैं एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमान हूँ। इसे फिर भी यकीन न आया तो मैंने इसे सुनाने के लिए ज़ेरे लब कलमा पढ़ डाला। तब मैंने देखा कि इसके चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए। वो यकायकी सन्नाटे में आ गई। फिर दूसरे ही लम्हे इसके चेहरे के तासुरात नफरत आमेज़ी में बदल गए। इसकी शर्मगी आंखों में जहाँ कभी मेरे लिए मोहब्बत के समंदर ठाठे मारते थे, यकायकी नफरत की चिंगारियाँ फूटने लगी। मैं इसकी बदलती कैफियत पर दंग रह गया। इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, फ़ौरन छी छी, अपना शरीर भी रगड़ रगड़ कर धोना पड़ेगा, जाओ दफ़ा हो जाओ। वो हलक के बल चिल्लाई। मैं इसका ये कमीनापन देखकर गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर आफियत इसी में जानी कि यहाँ से चुप चुपाते हुए निकल जाऊँ, और मैंने ऐसा ही किया। वक्ते सहपहर मैं सरकारी बंगले से निकला और खामोशी से अनूपगढ़ के लारी अड्डे पर जा पहुँचा। मेरे पास थोड़े बहुत रुपए थे जो कमला ही की इनायत किए हुए थे। मैं लारी अड्डे पर पहुँचा और अहमदाबाद जाने वाली बस में सवार हो गया। मैंने सोचा कि ये शायद अच्छा ही हुआ था, वरना आगे चलकर मैं बहुत सी उलझनों का शिकार हो सकता था। बल्कि कुछ बैद न था कि मैं अपने अहम मिशन से भी दूर हो जाता। अब मैंने पक्का तहैया कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पराए फड्डे में टांग अड़ाने की कोशिश न करूँगा। लारी ने मुझे पू फटते हुए अहमदाबाद पहुंचा दिया। यहाँ हिंदू मुस्लिम यकसा आबादी थी। मुझे बड़ौदा जाना था, चूँकि सैलाब की वजह से तमाम रास्ते ख़राब थे और अहमदाबाद ही वो वाहिद इलाका था जो बड़ौदा के करीब था। लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि रास्ता अभी तक ख़राब था। अलबत्ता एक दूसरा नेमुल बदल रास्ता था तो सही, मगर वो बहुत तवील और दुश्वार गुजार था। ट्रेन का तो खैर रास्ता बिल्कुल ही ख़राब था, मगर दूसरे नेमुल बदल रास्ते से भी सिर्फ प्राइवेट गाड़ियाँ या टैक्सियाँ ही जाती थीं। टैक्सी वाला भी कोई राज़ी हो रहा था। जो राज़ी था भी तो वो इतने दाम मांग रहा था कि इससे कहीं बेहतर ये होता कि वापस दिल्ली जाकर बाई एयर चला जाता। मुझ पर शदीद झंझलाहट सवार होने लगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बड़ौदा पहुंचना मेरा ज़रूरी था। मैंने ज़रा पैदल चलकर वो नेमुल बदल रास्ता देखा था। वहाँ कई प्राइवेट गाड़ियाँ आ जा रही थीं जो ज़रा पैसे वाले थे और टैक्सी के भारी भरकम किराए के मुतहम्मल हो सकते थे। उन्होंने टैक्सियाँ करवा रखी थीं। अहमदाबाद से बड़ौदा एक अंदाजे के मुताबिक 100 किलोमीटर के फासले पर था। प्राइवेट गाड़ियां या रेंट पर बड़ौदा तक जाने वाली टैक्सियां बड़ौदा तक पहुंचने में 3-4 घंटे या बकौल लोगों के नेमुल बदल रास्ता दुश्वार गुजार होने की वजह से 5 घंटे भी लग सकते थे। मगर इस वक्त मेरा सबसे अहम मसला सवारी था। टैक्सी मैं हायर नहीं कर पा रहा था, प्राइवेट गाड़ियाँ मेरे पास थी नहीं। तो फिर क्या किया जाए? क्या हाथ पर हाथ धरे रास्ता साफ होने का इंतज़ार किया जाए, जिसमें 10 दिन भी लग सकते थे और 10 हफ्ते भी, जबकि मैं दुश्मनों को संभलने का मौका दिए बगैर इन पर ताबड़तोड़ हमला करना चाहता था, ताकि वो दोबारा मेरे वतन के खिलाफ किसी दूसरी नापाक साजिश के तारुपोद न बन जाए। चुनाचा मैंने हर सूरत आज ही किसी भी तरह बड़ौदा रवाना होने का मुसम्मम इरादा कर लिया। इसके लिए मेरे जहन में एक तरकीब आई। अहमदाबाद से बड़ौदा जाने वाले जिस नेमुल बदल और दुश्वार गुजार रास्ते पर मैं खड़ा था, वहाँ मैंने इक्का दुक्का बरदारी के ट्रक भी जाते हुए देखे थे। अब मैंने ये तहैया कर लिया था कि वहाँ कहीं छुप कर खड़ा हो जाऊँगा। जैसे ही अब कोई बार बरदारी वाला ट्रक गुजरेगा, मैं छुप कर अकब में इसमें सवार होने की कोशिश करूंगा। या फिर एक और तरीका भी मेरे जहन में आया जो ज़्यादा बेहतर था।
वो ये था कि मैं किसी तरह ट्रक वाले को कम से कम किराए पर राज़ी करके इसमें जायज़ तरीके से सफ़र करूं। चुनांचे सबसे पहले मैंने इस तरीके पर अमल करने का फ़ैसला किया। पूरे घंटे बाद एक बड़ा सा ट्रक सामने से आता दिखाई दिया। इत्तेफाक से इसमें सिर्फ ड्राइवर ही बैठा नजर आया। मैंने इसे रोकने का इशारा दिया। वो पहले ही सुस्त रफ्तार से खिड़खिड़ाता हुआ चला आ रहा था। मेरा इशारा देने पर वो रुक गया। ड्राइवर ने खिड़की से बाहर सर निकाल कर अखड़ सी आवाज़ में कहा, क्या बात है, क्यों ट्रक रुकवाया है? मैंने मुल्तजी लहजे में कहा, लाला जी मैंने बड़ौदा जाना है। वहाँ मेरा एक अजीज़ रिश्तेदार बहुत बीमार है, मगर मेरे पास बहुत थोड़े रुपए हैं। अगर आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लाला जी वहाँ हिंदुओं का एक मुअज़्ज़ब लक़ब जाना जाता था। मेरी बात पर वो कुछ सोचता हुआ बोला, ठीक है, मगर एक शर्त पर मैं तुम्हें बड़ौदा ले चलूँगा। हाँ लाला जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैंने जल्दी से कहा। तुझे ड्राइविंग आती है? इसने पूछा। मैंने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया तो इसने मुझे ट्रक में सवार होने का कहा। मैं इसका शुक्रिया अदा करते हुए दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। इसने बगौर मेरा जायज़ा लिया, फिर ट्रक आगे बढ़ा दिया। वो बहुत बातूनी था। इसने अपना नाम लक्ष्मण दास बताया। वो सेबों की पेटियां बड़ौदा की फ्रूट मार्केट ले जा रहा था। इसने बताया कि इसका हेल्पर ड्राइवर, जो एक वक्त का इसका कंडक्टर भी था, इसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। यूं इसे खुद अकेले ही निकलना पड़ा था। एक घंटे बाद इसने मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठने को कहा और ख़ुद खिसक कर बराबर वाली सीट पर आ गया। मैंने 4 व्हील ड्राइविंग तो की थी, मगर ट्रक नहीं चलाया था। लेकिन मैकेनिज़्म चूँकि एक ही होता है, इसलिए मैं पूरे एतमाद से स्टीयरिंग संभाले ड्राइविंग सीट पर बराजमान हो गया। खबरदार 40-50 से ज़्यादा रफ्तार हरगिज़ मत रखना। वैसे तुम अच्छी ड्राइविंग कर रहे हो, वो मुझे तंबीह करते हुए बोला। अच्छा ठीक है, मैं पीछे जाकर सो रहा हूँ, वो सर धनते हुए बोला। फिर अपनी कमीज़ की जेब से शराब की एक छोटी चिपटी बोतल निकाल कर चंद घूंट भरे और अकबी नशिस्त में सोने के लिए चला गया। ज़रा ही देर में इसके खराटे गूंजने लगे। मैंने भी सुकून की सांस ली। मुझे मालूम था कि ड्राइवर पहले ही नींद के मारे हुए होते हैं और थोड़ा सा भी मौका मिले तो वो सबसे पहले अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करते हैं। चुनांचे इसके पिछली सीट पर सोते ही मैंने ट्रक की रफ्तार ज़रा बढ़ा दी। ट्रक अच्छी कंडीशन में था, इसका इंजन भी ताकतवर था। वो धाड़ता गिड़गिड़ाता हुआ इसकी रफ्तार से दौड़ने लगा। लेकिन इस रास्ते में इस कदर मोड़ आ रहे थे कि मुझे बार बार गियर बदल कर ट्रक की रफ्तार कम करना पड़ रही थी। इस पर मुतज़ाद रास्ता भी दुश्वार गुजार था। एक अरसे से यहाँ ट्रैफिक वगैरह की आमदोरफ्त न होने की वजह से सड़क की हालत निहायत खस्ता हो चुकी थी, बल्कि इस रास्ते को सड़क कहना भी सड़क की तौहीन थी। जगह जगह से सड़क उखड़ी हुई थी, बल्कि बाज़ जगहों पर तो इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि ट्रक इसमें फंसते फंसते बचा था। और फिर कई जगह तो मीलों तक ये टूटी हुई सड़क भी बिल्कुल मादूम थी। सिर्फ कच्चा नाहमवार और बल खाता रास्ता था। मुझे वाकई दांतों पसीना आ गया। वो ड्राइवर यकीनन चालाक था, जानता था कि मुझे भी ज़रूरी बड़ौदा तक पहुँचना था, इसलिए मैं ट्रक को ध्यान से भी ड्राइव करूँगा कि कहीं वीराने में फंस कर वक़्त ही ना ज़ाया हो जाए। वो अब बेफिक्री से सो गया था। यही सबब था कि मैं बहुत संभल कर और ध्यान से ट्रक चला रहा था। दुश्वार गुजार रास्ते पर एक हैवी लोड ट्रक चलाना किसी कदर मुश्किल और मुशक्कत तलब काम था, ये मैं ही जानता था। अब मुझे लालची ड्राइवर लक्ष्मण दास, जो इस ट्रक का मालिक था, इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि ये कमबख्त मुझसे बार बर्दारी का काम भी लेना चाहता था। मैं तो अभी से ही थक कर चूर हो रहा था। 2 घंटे की मुसलसल और जफाकश ड्राइविंग ने मेरे सारे जिस्म की चूल्हे तक हिला दी थी। बहर तौर मकसद की लगन थी। चुनांचे मेरे लिए यही बहुत था कि मुझे बड़ौदा तक पहुंचने के लिए एक जरिया मिल चुका था, चाहे मेहनत तलब ही सही। दोपहर के 2 बज रहे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे मुझे भूख सताने लगी। हचकोलों और मुशक्कत ने मेरा मैदा खाली कर दिया था, मगर इससे ज़्यादा मुझे प्यास सताने लगी। लेकिन यह रास्ता इस कदर वीरान था कि कई मीलों तक कोई एक ज़र्रा छोटा सा रोड साइड होटल तक नज़र न आया। अलबत्ता दीगर प्राइवेट गाड़ियों और बार बरदारों के ट्रकों की आमदोरफ्त जारी थी। मैं भूख और प्यास को बमुश्किल जब्त किए बैठा था। चूँकि प्यास के मारे थकन भी ज़्यादा महसूस होने लगी थी। 3 बजे के करीब जब मैं भूख प्यास और थकन से बिल्कुल निढाल हो गया तो मैंने एक जगह ट्रक रोक दिया। ड्राइवर लक्ष्मण दास शायद खटके की नींद सोने का आदी मालूम होता था, लिहाजा ट्रक के रुकते ही फौरन इसकी आंख खुल गई। और ये ट्रक क्यों रोका है? मुझे भूख और प्यास लगी है, कुछ खाने पीने को नहीं है तुम्हारे पास? मैंने मुंह फुलाकर पूछा। मेरे पास भोजन तो है, मगर वो तो सिर्फ मेरे हिस्से का है। हाँ, पानी का कूलर पीछे रखा है, वो पी ले, इसने गरूदा आवाज़ में कहा और फिर खराटे लेने लगा। मुझे इसकी बेरुखी पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर ज़बत से काम लेते हुए मैंने अकबी सेट से पानी का कूलर उठाकर अपने बराबर की सीट पर रखा और इसके ढकने वाले हिस्से में फंसे हुए गिलास को निकालकर 2-3 गिलास पानी के चढ़ा गया। प्यास की शिद्दत कम हुई तो किसी हद तक भूख के मारे ईंठे हुए मैदे को भी सुकून मिला।
लेकिन भूख अपनी जगह जूं की तूं थी। मुझे और कुछ तो ना सूझा। मैं नीचे उतर आया और ट्रक के पिछले हिस्से में आकर एक सेबों की पेटी की फटियां तोड़कर बड़े बड़े सुर्ख रंग के सेब खाने लगा। 4-5 सेब खाकर मैं बिल्कुल शेर और ताज़ा दम हो गया। इसके बाद दोबारा ड्राइविंग सीट संभाल ली। 4 बजे के करीब वो खबीस लक्ष्मण जागा और एक गिलास पानी चढ़ाने के बाद खाने की पोटली खोलकर अकबी सीट पर ही बैठकर खाने लगा। इस खबीस ने मुझे झूठे मुंह भी खाने का नहीं पूछा। मैं दांत पीसे ड्राइविंग में मसरूफ रहा। रात 9 बजे मैं थक कर बिल्कुल चूर हो गया तो लक्ष्मण अपनी नींद पूरी करने के बाद हशाश पशाश होकर मेरे बराबर आ बैठा। मेरा ख्याल था कि अब वो मुझे ज़रा आराम करने का मौका देगा और स्टीयरिंग खुद संभालेगा, मगर जब इस खबीस ने मुझसे कुछ ना कहा तो बिलाखिर मैंने खड़े दिल से कहा, आपने तो नींद पूरी कर ली है, अब ज़रा मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूँ। इसने खुशमुखी नज़रों से मुझे घूर कर देखा और गुस्से से लड़ाका औरतों की तरह अपना हाथ नचाकर बोला, वाह वाह, एक तो फोकट यानी मुफ्त में बड़ौदा की सवारी मिल गई, ऊपर से आराम का नखरा भी। तुझे मालूम है अहमदाबाद से बड़ौदा तक का किराया कितना है? पूरे 2000 लगते हैं। 2000? चल सीधी तरह से ट्रक चलाता रहे वरना इधर ही रास्ते में उतार दूंगा। मुझे इस पर बेहद तैश तो आया, मगर मैं अभी इस खबीस से किसी किस्म का पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए बदस्तूर मुल्तजी लहजे में बोला, लाला जी कुछ तो ख्याल करो, तुमने अपनी नींद पूरी कर ली है। मैंने भोजन भी नहीं किया, मुझे डर है कि ट्रक को किसी खड्ड में ना फंसा दूं। मैंने इसे दूसरे तरीके से राज़ी करने की कोशिश की तो तब कहीं जाकर वो माना और मुझसे स्टीयरिंग ले लिया। मैं जल्दी से उछलकर पिछली निश्चित पर जा सोया। अभी मैंने बमुश्किल 2-3 घंटे नींद की होगी कि इस खबीस ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। चलो ये उठ, बहुत कर ली नींद, संभाल स्टीयरिंग। मेरी आंखें नींद से भरी हुई थीं, सर भी भारी हो रहा था। अधूरी और नाकाफी नींद से बेदारी पर मेरा सर दर्द से फटने लगा। क्या मुसीबत है, अभी तो सोया था मैं, थोड़ी और नींद कर लूँ तो संभाल लूँगा स्टीयरिंग। ओए क्या ये ट्रक तेरे बाप का है? चल उठ, संभाल स्टीयरिंग, बड़ौदा आने ही वाला है। वो गुस्से से बनाकर बोला तो मुझे भी इसकी बदअखलाकी पर तैश आ गया और मैंने इसकी गर्दन दबोच ली। इसने फ़ौरन ब्रेक लगा दी। खबरदार, जो अब दोबारा तूने मुझसे बदअखलाकी की तो इधर ही जान से मार डालूंगा, मैंने आंखें निकालते हुए खूनख्वार लहजे में कहा। तो इसे भी गुस्सा आ गया। इसने दांत पीस कर मेरे चेहरे पर घोंसा जड़ दिया। मेरी नींद पल भर में काफूर हो गई। फिर तो जैसे हम दोनों ही गुत्थम गुत्था हो गए। वो भी तनुमन था और रिवायती ड्राइवरों की तरह बदमाश ही मालूम होता था। हम दोनों लड़ते लड़ते ड्राइविंग कैबिन से बाहर आ गिरे। ट्रक के हेडलैम्प्स रोशन थे, 4 सू तारीक और वीरान था। हम दोनों वहशियों की तरह एक दूसरे को पछाड़ने के दर पे थे। मैं पहले ही इस पर उधार खाए हुए था, लिहाजा वो दाल खोर हिंदू जल्द ही मेरी लातों और गूंसों की जद में आ गया। मैंने इसका मार मार कर भुरकस निकाल दिया। वो बेहोश हो गया। मैं जरा देर तक खड़ा हाँपता रहा। लक्ष्मण दास बुरबुरी मिट्टी वाली जमीन पर बेसुध पड़ा था। पहले तो मेरे जी में आई कि इस खबीस को इधर ही छोड़कर ट्रक को लिए आगे बढ़ जाऊं, मगर मुझे इस नाहंजार पर तरस आ ही गया। मैंने इसे उठाकर सीट पर डाल दिया और फिर स्टीयरिंग संभाल लिया। सफर एक बार फिर शुरू हो गया। दूर मशरिक की सिमत पू फटने लगी थी। रास्ता भी कदरे अब हमवार होने लगा था। थोड़ी थोड़ी आबादी के आसार नमूदार होना शुरू हो गए थे। बड़ौदा अब चंद मील के फासले पर था। मैंने लक्ष्मण दास की तरफ देखा। वो जू का तू बेसुध पड़ा था। मुझे खदशा हुआ कि कहीं ये कमबख्त बेहोशी के आलम में अगले ही जहां तो नहीं सुधार गया। लिहाजा एक जगह ट्रक रोककर मैंने गिलास भरकर इसके चेहरे पर उंडेल दिया। इसके गाल थपथपाए, वो फौरन होश में आ गया, मगर जख्मी होने की वजह से इसके हलक से अब कराहें बुलंद हो रही थीं। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, मूर्ख। वो होश में आते ही हज़ियान बकने लगा। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।